Hello student, in this lecture we have learned about notable scholar. In the last lecture we have studied about tradition of historiography, modern historiography, development of scientific perspective in the Europe and historiography. इस लास्ट लेक्चर में जो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी हमने देखी उसमें से आपको हिस्टोग्राफी पे क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा मेन है। और अब लेट्स वी टॉक अबाउट नोटेबल स्कॉलर। इस पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। और एक बात और स्टूडेंट, आर्ट हिस्ट्री में अक्सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी एक्सरसाइज से ही पूछे जाते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस ना। तो फिर देखते हैं इस टॉपिक को, नोटेबल स्कॉलर। तो हिस्टोग्राफी के डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कुछ नोटेबल स्कॉलर्स का, जिनके कुछ उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उन स्कॉलर्स के हिस्टोग्राफी में डेवलपमेंट देखी गई है। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट नोटेबल स्कॉलर है रेने देकार्ट। रेने देकार्ट is a foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them। तो रेने देकार्ट का सबसे ज़्यादा वो उनका इंसिस्ट था, वो फोर्सफुली यही कहना चाहते थे कि आपको किसी भी, अगर हिस्टोरियन को किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई, उसकी रिलेटिविटी अगर आपको वेरीफाई करनी, उसकी रियलिटी वेरीफाई करनी है तो आपको उसे हिस्टोरियन को उसे क्रिटिकली एग्जामाइन करना चाहिए। और उन्होंने इस रूल के बारे में अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड इसमें भी दिया है। अब इज सपोर्ट टू हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। इस सपोर्ट के लिए एक साइंटिफिक मेथड में जो बात कही जाती है वो उन्होंने रखी है। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। तब तक किसी चीज़ को सच नहीं मानना चाहिए जब तक आपके पूरे डाउट नहीं खत्म हो जाते उस इवेंट को लेकर, उस हिस्टोरिकल पार्ट को लेकर जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो। आपकी टोटल डाउट जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आप उसे सच नहीं मानते। ये रेने देकार्त का सोच थी, उनकी थॉट थे। नेक्स्ट है वोल्टेयर। तो वोल्टेयर, इनका ओरिजिनल नाम है फ्रांसवा मेरी अरो। ये फ्रेंच से बिलोंग करते हैं। साथ साथ इनका ओपिनियन था कि along with the objective truth and the chronology of historical event, considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. तो जिस तरह से क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस को लगाना, हिस्टोरिकल इवेंट को क्रोनोलॉजिकली लगाना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी के साथ साथ हिस्टोग्राफी में उस टाइम से, उस इवेंट से जुड़े, उस हिस्टोरिकल टाइम से जुड़े सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हिस्टोग्राफी लिखते समय स्कॉलर्स को इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के साथ साथ। इन्होंने एक नई थॉट को जन्म दिया जो कि उनका कहना था कि जो हिस्टोग्राफी है, हिस्ट्री जो है, उसमें ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हर एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए, हर एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसीलिए उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी भी कहा गया है। नेक्स्ट है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। तो हेगल एक जर्मन स्कॉलर है और इन्होंने
हिस्टोग्राफी में ये कहा है कि he insisted that the historical reality should be presented in logical manner. जो historical reality है उसे logical manner में present करना चाहिए. उनके हिसाब से जो टाइम लाइन है, हिस्टोरिकल इवेंट की जो टाइम लाइन है हमेशा प्रोग्रेस इंडिकेट करती, हमेशा प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों में देखो आपको डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, धीरे धीरे जो लिविंग बींग से, ह्यूमन के लाइफ से जुड़ी हुई हिस्ट्री है या हिस्ट्री की जो भी इवेंट्स है उनमें आपको प्रोग्रेस नज़र आ रहा है. धीरे धीरे ह्यूमन बींग में उसमें प्रोग्रेस नज़र आ रहा है. टेक्नोलॉजी हो, किसी भी फील्ड में हो, प्रोग्रेस ही दिखते जा रहा है जैसे जैसे आप हिस्ट्री को आप स्टडी करोगे. तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि द टाइम लाइन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेट ऑफ प्रोग्रेस. यह सो थॉट, और वो सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू बी चेंज. हिस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन है उसके जो न्यू एविडेंस सामने आते हैं उस पर डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस तरह के इवेंट आपके सामने, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल प्रूफ, एविडेंस आपके सामने आ रहे हैं, किस तरह के एविडेंस आपको मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ. उनके हिसाब से हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन स्कॉलर को लॉजिकल मैनर से करना चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट उनकी सोच है कि हिस्टोरिकल इवेंट ये प्रोग्रेस इंडिकेट करते हैं और उसमें जो उसका जो प्रेजेंटेशन है हिस्ट्री का वो दैट बाउंड टू चेंज ओवर द टाइम, वो टाइम के साथ क्या होता है, चेंज है. टाइम क्या है, दैट बाउंड चेंज ओवर द टाइम. जिस तरह से न्यू उस टाइम पे निर्भर करता है उसका प्रेजेंटेशन कि उसके जो हमें एविडेंस मिलते हैं सामने आते हैं उस पर डिपेंड करता है. एविडेंस वुड कम फोर्थ. अब हेगल की जो फिलोसफी है इससे बहुत सारे स्कॉलर्स कन्विंस्ड हुए. उन्होंने इस चीज़ को माना कि हिस्टोरिकल मेथड साइंटिफिक मेथड से कम नहीं है, ये भी एक क्वालिटी लेवल का वर्क है. साइंटिफिक मेथड को, ये साइंटिफिक मेथड से जो भी डिफरेंट साइंटिफिक मेथड है उसके हिसाब से ये भी एक नोबल मेथड है, ये भी एक क्वालिटी मेथड है. इससे और भी स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और भी सभी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो हिस्ट्री की स्टडी में इंटरेस्ट रखते थे, वो सब इस चीज़ से कन्विंस हो गए कि हिस्टोरिकल मेथड वर नॉट ऑफ लेजर क्वालिटी दो दे डिफर फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड से थोड़ा भले डिफरेंट है, डिफर है ये हिस्टोरिकल मेथड, बट ये उससे कम नहीं है. हेगल की कुछ जो कलेक्शन है, उनके लेक्चर की कलेक्शन है, आर्टिकल्स है, वो सब entitled द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस इस बुक में पब्लिश किए जा चुके हैं. उनकी बुक है रीजन इन हिस्ट्री जो कि वेल नोन बुक है. इन्होंने एक थ्योरी भी इंट्रोड्यूस कराई थी, उसे कहते हैं डायलेक्टिक्स. तो डायलेक्टिक्स इस पे भी क्वेश्चन आता है और इंसर्ट है भी आपको शॉर्ट नोट्स में. अब it is good to know this. According to Hegel, grasping the meaning of any event happen in the term of two direct opposition. का कहना है कि कोई भी थिंग हो, हर थिंग, हर इवेंट, हर इसका क्या होती है, दो साइड्स होते हैं. जैसे बोलते हैं सिक्के की दो बाजू होती है, तो दो साइड्स होती है, एक ट्रूथ होती है, एक बैड होती है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक गुड एक बैड. इस तरह की दो डायरेक्शन होते हैं हर चीज़ को, हर थिंग को. और ह्यूमन का जो माइंड है वो जब तक किसी चीज़ के दोनों साइडों को नहीं जान लेता, उसके अपोजिट साइड को भी नहीं समझ लेता, तब तक उसे वो चीज़ वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता. उन्होंने फॉर एग्जाम्पल दिया है ट्रू फॉल्स, गुड बैड, etc. In order to understand the true nature of thing, one need to know both true and false. Similarly, good and bad. This method of analysis, which is based on opposite, is known as a dialectics. यानी किसी भी चीज़ को दोनों तरह, उसके दोनों नेचर को समझना, उसकी ट्रू साइड को और उसके फॉल्स साइड को समझना, उसके
एडवांटेज को और उसके डिसएडवांटेजेस को समझना, उसके ड्रॉबैक्स को भी समझना और फिर एनालिसिस करना, उसके बेस पे एनालाइज करना, उससे कहते हैं डायलेक्टिक्स। अब इस पे कैसा होता है, जो एक थ्योरी रखी जाती है, थ्योरी प्रपोज की, अगर आपने सपोज एक थ्योरी सपोज की, जो थ्योरी बिगिनिंग में रखी गई है, थ्योरी इज प्रपोज एट द बिगिनिंग, उसे कहेंगे थीसिस। और उसी का जो अपोजिट पार्ट है, उसकी जो अपोजिट स्टडी है, अब उसके अपोज में जो थ्योरी बोली रखी गई, उसे कहेंगे एंटीथेसिस। फिर इन दोनों थ्योरीज को, बिगिनिंग वाली को और अपोजिट वाली को, दोनों थ्योरीज को स्टडी करके, उस पर डिस्कशन करके जो न्यू थ्योरी क्रिएट की जाएगी, पूरे प्रोसेस जो होगी, उससे जो न्यू थ्योरी आएगी उसे कहेंगे सिंथेसिस। न्यू थीसिस को क्या कहा जाएगा, सिंथेसिस। यही प्रोसेस है पूरी डायरेक्टिक्स की। फॉर एग्जांपल एक और देती हूँ, जैसे डिबेट होता है आप लोगों के बीच, किसी टॉपिक को लेके डिबेट होता है, तो डिबेट में क्या होता है, एक ग्रुप क्या करेगा, अपनी थ्योरी रखेगा, बिगिनिंग थ्योरी अपनी साइड रखेगा, ट्रू साइड, वो हो गई थीसिस। फिर उसका जो अपोजिट ग्रुप रहेगा, उसी टॉपिक पे क्या करेगा, उसके ड्रॉबैक्स बताएगा, उसके अपोजिट बोलेगा, वो अपनी अपोजिट थ्योरी रखेगा, वो हो गया एंटीथेसिस। फिर दोनों ग्रुप का जो डिस्कशन है, दोनों थ्योरी पे जो डिस्कशन होगा, उससे एक न्यू थ्योरी आएगी, उस पूरी प्रोसेस में एक न्यू बात समझ में आएगी, एक न्यू थीसिस आएगी, न्यू थ्योरी आएगी, उसको क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। आई होप यू गेट इट। तो नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में हम रीड करते हैं। तो नेक्स्ट स्कॉलर है लियोपोल्ड वोनरांग। तो लियोपोल्ड वोनरांग ये 19th सेंचुरी में इनके थॉट का ग्रेट इन्फ्लुएंस पड़ा था स्कॉलर्स पे। वो बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च के क्रिटिकल मेथड के बारे में कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ही पुट एम्फेसिस ऑन द utmost इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। का कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है आपको, जिस भी हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो, लिख रहे हो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो आप, जहाँ से भी कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। इसकी श्योरिटी आपको कर लेनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। ये एसोसिएट ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएट विद द हिस्टोरिकल इवेंट। तो ऑल टाइप, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके रिसर्च से एसोसिएटेड करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट से एसोसिएट करते हैं, रिलेटेड है, उन्हें ग्रेट केयर के साथ एग्जामाइन करना ज़रूरी है। और वो एंड ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, अगर इस मेथड से रिसर्च किया जाए तो हम हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, कि मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस दिया है कि हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हिस्टोरिकल इवेंट को लिखने के लिए रेफर करने चाहिए। और साथ ही साथ जो भी रिलेटेड, जो भी रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट है, उन सभी को क्रिटिकली ग्रेट केयर के साथ एग्जामाइन करना चाहिए। अगर इस प्रोसेस से हिस्टोरिक रिसर्च किया जाए, इस मेथड को अपनाया जाए, क्रिटिकली एग्जामाइन करने का ग्रेटेस्ट केयर के साथ रियलिटी को, तो पॉसिबल है कि हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने इमेजिनेटिव नरेशन पे क्रिटिसाइज करा है। बिल्कुल भी इमेजिनेटिव नरेशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि हिस्ट्री को इमेजिन करके लिखा जाए, बल्कि उसके ट्रूथ को, उसके सच को जान के ही उसे लिखा जाए। उनके जो आर्टिकल्स का कलेक्शन है वो 2 बुकों में पब्लिश है। फर्स्ट है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी को क्लास थ्योरी करके भी जाना जाता है। क्लास थ्योरी, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी पे डिटेल आंसर दीजिए। तो क्लास थ्योरी क्यों कही गई है? इन्होंने कहा है कि जो हिस्ट्री है वो
ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड है हिस्ट्री, ह्यूमन जर्नी है हिस्ट्री, ह्यूमन का स्ट्रगल है, ह्यूमन का क्लास स्ट्रगल है। ह्यूमन जो हमारे जो सोसाइटी है वो क्लासेस में बटी हुई, डिवाइड हो चुकी, दो क्लासेस में डिवाइड है, अपर और लोअर। एक क्लास जो कि सारी तरीके से कैसा है, वेल डेवलप है, और वो अपने से लोअर क्लास पे क्या करता है, लोअर क्लास पे क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है लोअर क्लास को, और उसी क्लास का क्या है, ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल की स्टोरी यानी हिस्ट्री, इनका कहना है। देखिए डिटेल में हम देखते हैं इनके बारे में। In the half of the 19th century, a new scholar thought arose keeping a view the new thesis formulated by the Karl Marx. इन्होंने न्यू थीसिस रखी कार्ल मार्क्स ने, कौन सी, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। हिस्ट्री ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, तो ये क्या है, लिविंग पीपल की स्टोरी है, लिविंग पीपल के ऊपर लिखी गई स्टोरी है, हिस्ट्री उनकी रियलिटी है। अब ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स, ह्यूमन के रिलेशनशिप किस पे जुड़े हैं, उनके फंडामेंटल नीड्स पे जुड़े होते हैं। जो पीपल है, ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स, मतलब कि and the ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those need, the accessibility of these means to different strata of the society may not be equal। किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल नीड पे डिपेंड है। किसी कोई ओनरशिप मतलब किसी के पास ओन, किसी के पास काफ़ी लैंड है, कैपिटल्स है, पैसा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हर चीज़ होना, पैसा, उसके पास ज़मीन होना, यानी हर तरह से थोड़ा सा वो बड़ा होना उसकी, जिसकी ये जिससे ये नीड पूरी होगी। ये नीड हर किसी की सोसाइटी में हर किसी की पूरी नहीं होती। किसी कुछ लोग क्या होते हैं, रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, जिसके किसी के पास सब सत्ता है, पैसा है, हर चीज़ होती है, वो अपनी हर तरह की नीड उसकी पूरी होती है, पर कुछ के पास नहीं होती। ये सब नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है सोसाइटी में। इस वजह से क्या हो चुका है, दिस मीन्स टू डिफर, इसी मीन्स की वजह से दिस एसेसिबिलिटी ऑफ द मीन्स, सबके पास इक्वल एसेसिबिलिटी नहीं है, इक्वल मीन चीज़ें नहीं है। इसी वजह से क्या है, क्या होता है, दो डिवीजन पड़ चुके हैं सोसाइटी के, सोसाइटी दो डिफरेंट स्टेटा में क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। दिस इनइक्वलिटी कम्स टू टू सोसाइटी, डिवीजन पड़ चुका है दो सोसाइटी का, क्लासेस इससे डिवाइड हो चुके हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, बिजनेस क्लास के लोग हो गए, मिडिल क्लास, इस तरह के क्लासेस क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। वर्कर क्लास जो कि वर्कर्स है, फार्मर इंक्लूड हो गए इसमें, इस तरह के क्लासेस में क्या हो गई है, डिवाइड हो चुकी है प्रोडक्शन ऑफ मीन्स की वजह से, प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। अब इससे ये जो क्लासेस डिवाइड हो गए हैं, इससे होता क्या है, जो अपर क्लास होता है, जो अपर क्लास होगा वो क्या करेगा, लोअर क्लास को क्या करेगा, ऑप्रेस करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, एज मीन्स ऑफ इकोनॉमिकली उसे एक्सप्लॉइट करेगा, इकोनॉमिकली। जैसे कि समझ लो एक फैक्ट्री है, मतलब समझो एक किसी की फैक्ट्री है, ओनर है वो फैक्ट्री का, ओनर है किसी लैंड का, और उस पर क्या कर रहे हैं, कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं उससे वो ज़्यादा वर्क लेगा, टोटल वर्क लेगा, और क्या होगा, बदले में उन्हें सैलरी कम देगा, पैसा कम देगा, या फिर जितना वर्क ले रहा उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा उस क्लासेस को लगेगा, ऐसा होगा। और और उसी वजह से क्या होगा, जो लोअर क्लास है, जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, जो वर्कर क्लास है, वो क्या होगा, अपने लिए स्ट्रगल करेगा, खुद की इक्वालिटी पाने के लिए, खुद के राइट्स पाने के लिए क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा, और यही है हिस्ट्री, इसी को कहा गया है क्लास स्ट्रगल। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। लिखा है कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, क्लास स्ट्रगल है, एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। जिसके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन है, जो ओनर है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वो क्या करता है, जो अनदर रेस्ट ऑफ क्लासेस है उनको क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है इकोनॉमिकली, एंड दैट्स द
उस क्लास का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। उसी पे क्या है, हिस्ट्री है। अभी हम एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री में पीछे चले तो है कई ऐसे एग्जाम्पल है वर्कर्स का मूवमेंट कर, वर्कर्स की जो मूवमेंट हुई है आगे क्लासेस फेमिन इसमें भी हुआ है। फीमेल भी अपनी क्लास, उनको भी वो क्लास नहीं मिल पाया इसलिए उन्होंने भी इसके लिए स्ट्रगल किया है। आगे हम फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में देखेंगे। और इस सभी का स्ट्रगल आपने नाइन्थ में देखा है, नाइन्थ के इस क्लासेस में आपने देखा है। विमेन एम्पावरमेंट में देखा होगा। और भी कैसे कैसे और भी और क्लासेस में देखिए ब्रिटिश रूल के समय देख सकते हो आपकी फार्मर्स को किस तरह से ब्रिटिश तो करते थे एक्सप्लॉइट, साथ ही साथ जो जमींदार लोग हैं जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोग करते थे एक्सप्लॉइट। वो उन्होंने अपने उन्होंने स्ट्रगल किया अपने आप में थोड़ा सा इक्वालिटी लाने के लिए, अपने आप को तो अपने राइट्स लेने के लिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहे थे। वहाँ पे स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल हुआ, उसकी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल उसी टाइम पे जो मेल वर्कर्स थे उनके उन्होंने उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा, उन्हें भी अपने लिए लड़ना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा अपनी पोजीशन पाने के लिए। समझ लो जैसे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, अनटचेबिलिटी जैसी व्यवहार उनके साथ होते थे, उन्हें उनका क्लास स्ट्रगल है। यस, ये सब हम हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का यही कहना है कि हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री इज द क्लास स्ट्रगल। अब यही सारी चीज़ों ने इनकी जो बुक है उनकी उनकी बुक है दास कैपिटल। इसमें उन्होंने कुछ इन चीज़ों को लिखा है। ट्रेट इज रिटन बाय हिम इज़ द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इनकी इस दास कैपिटल की बुक को ऑल ओवर द वर्ल्ड रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, एनएस स्कूल। तो एनएस स्कूल एक 20th सेंचुरी न्यू स्कूल है हिस्टोग्राफी, जिसमें हिस्टोग्राफी को क्या किया गया है, हिस्टोग्राफी को न्यू न्यू वे मिला, बोल सकते हैं हम, न्यू दिशा, न्यू डायरेक्शन मिला। इस स्कूल को फ्रेंच स्कॉलर्स में, फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया था और फ्रांस में। और इस स्कूल से नए डायरेक्शन मिले। तो देखते हैं कौन से न्यू डायरेक्शन मिले। इसमें हिस्ट्री की जो राइटिंग है, हिस्टोग्राफी जो है, इसमें और डेवलपमेंट लाने की कोशिश की। इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ द हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स। इसमें कहा गया कि हिस्ट्री में से पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग, ग्रेट लीडर्स एंड और पॉलिटिक्स, अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इस और वार, यही सब नहीं लिखा जाना चाहिए। सिर्फ इन्हीं पे स्टडी नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हीं के ऊपर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्लाइमेट, उस इवेंट से जुड़े क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, इन सब पे भी फोकस करना चाहिए, इन सब पे भी रिटर्न वर्क करना चाहिए, इन सब पे भी हिस्टोग्राफी लिखनी चाहिए, इन पे भी रिसर्च होना चाहिए। इस तरह का न्यू डायरेक्शन एनएल स्कूल से हिस्टोग्राफी को मिला। नेक्स्ट चलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, पहले आपने हिस्ट्री पढ़ा था, अभी तो जैसे हिस्ट्री पढ़ा तो आपने हिस्ट्री देखते हैं कि पहले आप तो आपको वो जो हिस्ट्री लगती होगी वो मेल डोमिनेट हिस्ट्री, यानी ज़्यादातर वहाँ पे मेल्स के बारे में, मेल्स की जो वेलोर ऑफ मेल है, वेलोर ऑफ जो ग्रेट पर्सनैलिटीज आपको दिख रहे हैं जिसके बारे में लिखा जाता होगा, तो वो ज़्यादातर मेल्स के बारे में लिखा था। विमेन का कहीं रोल नहीं नजर आता था ज़्यादातर। तब सिमोन डे वीवर हेल्प इन एस्टैब्लिश द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। उन्होंने फेमिनिज्म का क्या किया, बेस एस्टैब्लिश किया। उनसे स्टार्ट हुई द राइटिंग ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब फीमेल के बारे में भी लिखा जाने लगा। वो फ्रेंच से बिलोंग करती थी। और फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइजेस नॉट ओनली ऑन द inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominant perspective of history। तो सिर्फ इसमें विमेन के बारे में लिखना ही इंक्लूड नहीं किया गया, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके स्ट्रगल और उन हिस्ट्री में क्या उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, सिर्फ इस बारे में नहीं लिखा गया। तो साथ ही साथ मेल डोमिनेंट यानी उनकी क्या थिंकिंग थी फीमेल को लेकर, क्या रिथिंकिंग थी उनकी, उस पर भी हिस्ट्री में
रिसर्च किया गया, लिखना स्टार्ट किया गया, एंड इट ड्रोस हिस्टोरिकल रिसर्च टू। और इसी वजह से हिस्टोरिकल रिसर्च में फीमेल फीमेल के वेरियस एस्पेक्ट के पे रिसर्च फोकस किया गया, उनके विमेंस के लाइफ पे, जो भी उनके लाइफ में जो भी, जैसे उनका एम्प्लॉयमेंट हो गया, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉजेस, देयर फैमिली लाइफ, इन सब पे फोकस किया गया, इन सब पे रिसर्च किया गया, उन सब पे लिखने की स्टार्टिंग की गई, उन सब पे लिखना शुरू किया गया। अब हिस्ट्री में सब लिखना शुरू किया गया, जैसे वुमेंस लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा, एम्प्लॉयमेंट पर एज ए एम्प्लॉय उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, कब कब उस पूरे स्ट्रगल को करते करते हुए अभी ये जो उन्हें अच्छा एक इक्वल पोजीशन मिल पा रही है एज ए एम्प्लॉय, वो कैसे मिली, क्या उनका ट्रेड यूनियन में क्या रोल रहा, इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्किंग, इंस्टीट्यूशन में जब वर्क करती थी तो क्या उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, और उनके लिए क्या रूल्स, क्या एक्ट बनाए गए जिससे आज वो फ्रीली एक इंडिपेंडेंटली अब जिंदगी जी रही है, ये सब उनकी फैमिली लाइफ। और अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो ये चीज़ हमें 9th स्टैंडर्ड में जो 6th चैप्टर है आपका वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें आप पढ़ाई होगा आपने, उससे आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में समझ में आ गया। और आफ्टर 1919 women were portrayed as an independent social class। अब 1919 के बाद से विमेन को भी एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास में इंक्लूड किया जाने लगा, एक इंडिपेंडेंट जिसे हर जगह अब इक्वली एक उसको एक अपनी रेस्पेक्ट मिलने लगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, मिशेल मिशेल फुको। मिशेल फुकॉल्ट भी रीड करते हैं इसको, मिशेल फुको। अब मिशेल फुको, इन्होंने ज़्यादातर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इस पे फोर्स किया है। इनकी जो बुक है, ये फ्रेंच हिस्टोरियन है, 20th सेंचुरी की। मिशेल फुको ब्रॉट फोर्थ अ न्यू कंसेप्ट इन हिस्टोग्राफी। इन्होंने हिस्टोग्राफी में एक न्यू कंसेप्ट लाया, जिससे उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इस बुक में भी इंक्लूड किया है। उस पर उन्होंने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया, आर्गुमेंट किया है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट है उन्हें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के इंटरलिंक करना, इंटरकनेक्टेड करना इज़ नॉट राइट। उनके हिसाब से इस चीज़ को उन्होंने सही नहीं कहा है, उनका ये सब इतना सफिशिएंट नहीं है या फिर ये राइट नहीं है। ये उन्होंने स्कॉलर्स का अटेंशन उस आर्कियोलॉजी पे डाला है कि ड्यू अटेंशन द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। अरे आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी आपको पता ही होगा, उत्खनन, खुदाई से जो चीज़ें मिलती है हमें, हिस्टोरिकल जो एविडेंस मिलते हैं, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट मतलब जब अर्थन पॉट हो गया, कॉइन्स हो गए, उस जमाने के थोड़े से जो हाउस स्ट्रक्चर हो गया हाउसेस के, वो सारी चीज़ें, तो ये हमें अल्टीमेटली ट्रूथ तक नहीं पहुंचा सकते, हिस्टोरिकल ट्रूथ तक नहीं पहुंचा सकते, बट इससे हम क्या वेरियस ट्रांजिशन हुआ है पास्ट में, उस ये ज़रूर इससे समझ में आ सकता है, ये ज़रूर एक्सप्लेन हो सकता है कि ट्रांजिशन कैसे हुई, मतलब उस टाइम पे इस तरह था, पर किस तरह उसका पहले अर्थन पॉट आया, फिर लोगों फिर कैसे ट्रांजिशन होके यहाँ तक ये इस मतलब स्टेनलेस स्टील हो गया, जर्मन इस तरह के पॉट यूज़ करें, मतलब ट्रांजिशन कैसे हुआ है पास्ट से अब तक करंट तक, ट्रांजिशन कैसे हुआ है। Google felt that explaining the transition in history is more important। जो ट्रांजिशन होता है हिस्ट्री में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी मेथड को उन्होंने कहा है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फुको में ये भी कहा है कि जो हिस्टोरियन है उन्हें और भी फील्ड पे ध्यान देना चाहिए, हिस्ट्री लिखने के लिए इन फील्डों पे भी फोकस करना चाहिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एटीसी, इन सब पे क्या करना चाहिए, हिस्टोरिकली एनालाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है, दस द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी।
kept continuously expanding, writing of historical histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, film and television came into practice. धीरे धीरे हिस्टोग्राफी क्या हो रही है, कंटिन्यूली एक्सपांड होते जा रही है और हिस्ट्री के वेरियस सब्जेक्ट पे अब लिखना स्टार्ट हो चुका था। लिटरेचर पे, आर्किटेक्चर पे, स्कल्पचर पे, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इन सभी की हिस्ट्री लाके इन सभी फिल्म, टेलीविजन, ये सब कैसे है, इनका पास्ट क्या है, इन सभी पे प्रैक्टिस में आगे होते सभी की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी, मतलब स्टोरी में इन सभी चीज़ों पे लिखना शुरू कर दिया था तब तक। थैंक यू स्टूडेंट, हियर our first chapter is complete now.